अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, जिसमें वास्तव का अवनमन, फिर से क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और फिर परासरण दाब है। इन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, आई एम अखिल राज, स्वागत करता हूँ आपका स्ट्रगल स्टडी अकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो यहाँ पर मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। यहाँ पे इसका नाम है अणुसंख्य, मतलब गुणधर्म का मतलब क्या होता है, गुण, प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। और अणुसंख्या का मतलब वो गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, यानी जितना भी आप चारों प्रकार के पढ़ेंगे अणुसंख्या गुणधर्म, वो से केवल और केवल किस पे निर्भर करेगा, अणुओं की संख्या पे। और अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, यानी अणुओं की संख्या का मतलब मोलों की संख्या। मोलों की संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, n, यानी हम जितने अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे वो सब के सब n से संबंधित रहेंगे। चाहे आप वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा P/P0, ये भी n से संबंधित रहेगा। और फिर से आप डेल्टा TB भी देख लीजिए, वो भी इससे संबंधित रहेगा, n से समानुपाती रहेगा। डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन, ये भी n के समानुपाती होगा। और परासरण दाब पाई भी समानुपाती होगा n के, यानी सब मोलों की संख्या पर, मतलब अणुओं की संख्या पर। मोलों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या। इसके आप लोग जानते होंगे कि अगर n का मान हम 1 मोल लें तो इसमें कितने अणु होते हैं, 6.02 गुणे 10⁻23 यानी 23, इतने होते हैं। इसलिए ये चारों के चारों अणुसंख्या गुणधर्म है। तो चलिए इसका मैं परिभाषा लिख के आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये विलेय कणों की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रखते, बल्कि विलेय के किस पर निर्भर करते हैं, तो विलेय कणों की संख्या पर, यानी विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे कणों की संख्या का मतलब मोलों की संख्या समझिएगा। मोल क्या है आप लोग जानते हैं, तो n 1 मोल बराबर, अभी मैंने बताया इसमें इतने कण होते हैं। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग करके निकालते हैं। अच्छा, ये गुणधर्म विलेय कणों की प्रकृति से लेना देना नहीं रखते, मतलब विलेय कैसा है, मीठा है, नमकीन है, या पानी है, या कुछ और है, चीनी है, नमक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसके आयतन में, निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन मतलब 1 लीटर की 2 लीटर फिक्स दे दो आयतन का मान, और उसमें ये कितना उपस्थित है, आगे आप समझ जाइएगा। अब विभिन्न प्रकार के हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म को देखेंगे, जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया। तो विभिन्न प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। तो एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल जानेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसे हेडिंग लगाया जाएगा इसमें। और एक विशेष बात कि अवनमन, उन्नयन, अवनमन, ये सभी के सभी अवाष्पशील विलेय के चलते आते हैं। और यहाँ पे राउट का नियम भी फॉलो होगा। तो अवाष्पशील विलेय के चलते ये सब परिवर्तन आता है, उन्नयन हो जाता है, अवनमन हो जाता है। कैसे होता है एक एक करके समझेंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो लगाइए हेडिंग। हम लोग अब देखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन बाद में आता है, ये तो रिलेट करके निकालना है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन होता कैसे है। तो आप पीछे भी जान चुके होंगे राउल्ट के नियम अवाष्पशील विलेय के लिए या ठोसों के लिए, कि जब ये हम विलयन ले लिए, इसमें शुद्ध अवस्था में कोई विलायक मिलाया गया है, शुद्ध अवस्था में, इसको मान लेते हैं PA है, मतलब A, विलायक को A मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका दाब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में शुद्ध होगा, यानी शुद्ध अवस्था में जब इसमें कुछ नहीं मिलाया गया रहेगा, तो इस स्थिति में इसका दाब शुद्ध होगा। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, P0। मतलब अभी जो इसका जितने भी वाष्प बनेंगे, ठीक, इसका जितने भी वाष्प बनेंगे, इसका दाब क्या होगा, शुद्ध होगा, यानी केवल A का ही दाब होगा, किसी और का नहीं होगा। यहाँ पे विलायक को A इसलिए माना जा रहा है क्योंकि NCERT विलायक को 1 माना है और विलेय को 2 माना है। तो यहाँ पे मैं A और विलेय को B मानेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अवाष्पशील विलेय इसमें डालते हैं, ये सारा खेल अवाष्पशील का होगा या ठोसों का होगा, तो वाष्प नहीं बनाते। अब हम मान लीजिए इसमें B डाल दिए, A के भी मॉलिक्यूल आ गए सतह पर, यहाँ पे A के भी आ गए, B के भी आ गए, A के भी आ गए,
घेर लेंगे, मान लीजिए इस तरह चारों तरफ घेर लेंगे यहाँ पे, तो अब दोनों वाष्प बनाएंगे, बी भी बनाएगा ए भी बनाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बी वाष्प नहीं बनाता है, यानी पी बी नहीं होता है, यानी बी अवाष्पशील वाष्प नहीं बनाते, इनका नाम ही अवाष्पशील विलय। ठोस होते हैं इसलिए इनका वाष्प नहीं बनता, ये केवल विलयन में उपस्थित होते हैं। यानी अब क्या होगा, जो शुद्ध अवस्था में इसका दाब था P0A पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि बी भी अब सतह 6 के लिए है, तब बी वाले जो है ए वाले को उतना नहीं जाने देंगे, बी के नीचे जो ए का अणु है उसको नहीं जाने देंगे, यहीं पर रह जाएगा। तो पहले से वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले से वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब को PS लिखते हैं। विलयन में हम बी मिला दिए तो शुद्ध अवस्था से कम हो गया PS। तो कितना कम हुआ, जितना कम हुआ उसी को कहा जाता है अवनमन। यानी कैसे निकालेंगे, तो P0A में से माइनस कर देंगे PS, तो जो आएगा वही हमारा डेल्टा P होगा। यानी कितना अवनमन हुआ वाष्प दाब में। आपेक्षिक निकालना, तो आपेक्षिक के लिए आगे हम समझेंगे बाद में। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ B का वाष्प दाब नहीं होता है, यानी B वाष्प नहीं बनाता है, यानी विलयन में अभी भी किसका वाष्प दाब है, A का ही वाष्प दाब है। तो आप विलयन PS के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, PA भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप PA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी डेल्टा P बराबर आप लिख सकते हैं P0A माइनस PA। तो कभी कभी किताब में आपको केवल P दे देगा, या कहीं कहीं यस PS दे देगा, कहीं कहीं PA दे देगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल A ही वाष्प बनाता है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए देखिए, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, जब विलायक में कोई अवाष्पशील विलय बुलाया जाता है। यहाँ पे विलायक को A मानेंगे, विलय को B मानेंगे। तो विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब P से, और विलयन के लिए S लगाइए। चूंकि विलयन का वाष्प दाब केवल A के चलते ही होगा, विलायक के चलते ही होगा, B से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वाष्प बनाता ही नहीं। तो यहाँ पे हम PS के जगह पे PA भी लिख सकते हैं। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी P0A से कम हो जाता है, इस कमी को वाष्प दाब का अनुमान करते हैं। कितना कम हुआ, कमी मतलब कितना कमी आया, उसी को वाष्प दाब का अनुमान करते हैं। यानी हम डेल्टा P बराबर लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था में जो P0A था माइनस PS, या आप इसको लिख सकते हो डेल्टा P बराबर P0A माइनस PS या PA। तो PA ही हम अब आगे से इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम से, क्योंकि राउल्ट के नियम से आप क्या जानते हो कि जो भी विलयन में वाष्पशील घटक है उसका वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे इस विलयन में केवल A है, इसलिए इसका मोल अंश उसके समानुपाती होगा, या इसको हम लोग बराबर करेंगे, PA को समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब इंटू X। आप लोग जानते हैं इसे पिछले वीडियो में। अब देखिए, हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो घटकों का मोल अंश अगर आप जोड़ते हैं तो मान 1 आता है। तो हम इसलिए क्या XA बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस XB, यानी हम XA की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस XB। कुल मिलाकर यही बात कहना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे या PA बराबर P0A इंटू 1 माइनस XB, यानी हमें इस वाष्प दाब के अवनमन को विलय के मोल अंश से कंबाइन करना है। यही यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विलय से भी लेना देना है, इसीलिए अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कीजिए। तो हो जाएगा PA बराबर P0A माइनस P0A इंटू XB। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में। इस बात को मैं लिख देता हूँ, तो इसको मैं आगे ही रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। P0A, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा PA, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा P0A इंटू XB।
मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे एक्स बी को इधर ही रखना है और वास्तव दाब के अवनमन को इधर ही रखना है। आप उस तरह भी कर सकते थे, इसको इधर लाइएगा प्लस में, इसको इधर लाइएगा माइनस में, वही काम किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो P0A माइनस P है, यहाँ पे आपको वास्तव दाब का अवनमन मिल गया। हमें अपेक्षिक अवनमन निकालना है, तो P0A को इधर भेज देंगे तो अवनमन में भाग लग जाएगा शुद्ध अवस्था में। तो अवनमन अशुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसके अनुपात को ही अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो यहाँ से शुरू होगा अपेक्षिक अवनमन। तब आगे देखिए, तो हम P0A को इधर भेजेंगे तो P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर XB हो जाएगा। अब मोल अंश बराबर हम लोग जानते हैं, मोल अंश कैसे निकालते हैं, तो घटक के मोलों की संख्या बटा में पूरे बिलियन के मोलों की संख्या। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि P0A माइनस PA बटा में P0A। यहाँ पे घटक NB है तो उसके मोलों की संख्या बटा में पूरा बिलियन में कौन कौन घटक उपस्थित है, A है और B है, इसकी मोलों की संख्या। तो यही है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, तो बिलियन वाष्प दाब में अवनमन अशुद्ध अवस्था में विलायक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अपेक्षिक का मतलब अनुपात में लेना है, किसी के सापेक्ष लेना है। किसके सापेक्ष लिया गया है, P0A के सापेक्ष कमी को लिया गया है, जो किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा जो यहाँ पे अब दिया है। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यानी ये वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात जो किसके बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का परिभाषा पूछता है तो आप ये परिभाषा लिखेंगे, नीचे ये सूत्र लिख देंगे, ये आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया परिभाषा। अब हम लोग वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन इस नियम से विलय के अणु भार की गणना करेंगे। कैसे किया जाता है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना, विलय V, उसका अणु भार कैसे निकालते हैं। तो हम अभी जानते हैं क्या कि चूंकि P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर NB बटा में NA प्लस NB। चलो यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि तनु विलयन के लिए ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए क्या खास बात है कि जो B की मोलों की संख्या है, अब तनु विलयन में विलय बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो इसके मोलों की संख्या लगभग आप बहुत कम मान सकते हैं, यानी नगण्य, यानी A की तुलना में बहुत कम है। यानी हम विलयन से इसको छोड़ सकते हैं, ऊपर से नहीं छोड़ना क्योंकि इसी काम को निकालना है अणु भार, इसलिए ऊपर से नहीं हटाएंगे, लेकिन विलयन में से इसको हम हटा सकते हैं। इसको लगभग नगण्य मान सकते हैं, विलयन में अनुपस्थित तो हटाएंगे। इसलिए हमें क्या मिलेगा, P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर NB बटा में N। अब हम लोग क्या जानते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो दिया गया द्रव्यमान बटा में उसका मोलर द्रव्यमान। B है तो यहाँ पे हम B का ले लेंगे, A है तो हम A के लिए निकालेंगे। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये उलट जाएगा, पहले गुणे चौथी, दूसरे गुणे तीसरी, या आप सिंपल से जानते हैं इसमें इससे भाग लगेगा तो ये उलट जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर यहाँ पे हो जाएगा WB गुणे MA बटा में MB गुणे W। हमें किसका मूलर द्रव्यमान निकालना है, M का, B का मूलर द्रव्यमान निकालना है। अणु भार कहे चाहे मोलर द्रव्यमान कहे चाहे आणविक द्रव्यमान कहे, एक ही बात है। तो इसलिए हम फाइनली अपने मेन टारगेट पर पहुंच गए, MB बराबर हो जाएगा हमारा। इसको हम इधर भेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ऊपर चला
चलिए इसको हमको इधर भेजना है, तो इधर मैंने भेज दिया है, भाग में था इधर आ गया, गुणा में हो गया, यानी ये गुणा में आ गया इधर। अब इनको इधर भेजिए, ये P0 ऊपर आ जाएगा, P0A माइनस P A नीचे आ जाएगा, इन टू ऊपर क्या बचा WB गुणे MA बटा में WA। फाइनल ये वाला फॉर्मूला हमको मिला। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा लीजिए, नहीं आप यहाँ से भी मान रख के आप सीधा यहाँ MB को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने आणविक द्रव्यमान की गणना कर दी। एक और बात कि अगर ये पूछे परीक्षा में आपसे पूछ दे कि वाष्प दाब में अवनमन क्यों हो जाता है, तो अभी मैंने बताया कि अवाष्पशील विलय के कण भी सतह पर आ जाते हैं, जिसलिए विलायक का वाष्प कम बन पाता है, इसलिए वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। फिर पूछ सकता है आपसे कि वाष्प दाब में अवनमन क्या ये अणुसंख्य गुणधर्म है, तो कैसे बताएंगे? हाँ, ये अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर, इसीलिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, आंकिक उदाहरण। तो यहाँ पे हम आंकिक उदाहरण देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे दिया है 0.850 बार। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब P0A। यहाँ पे आप बेंजीन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। कितना दिया है 0.850 बार। चलिए आगे देखिए, 0.5 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब ध्यान दीजिए कि अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य दिया है, इसके बारे में नाम नहीं लिया कि कौन सा अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य है। यहाँ पे वैद्युत अनअपघट्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विद्युत के प्रवाह से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टूट जाएगा तो मोलों की संख्या बदल जाएगी, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में वांट फैक्टर को समझेंगे। तो WB में मान लेता हूँ इसको। WB का मान कितना दिया है 0.5 ग्राम। विलय है, अवाष्पशील जब भी कहेगा तो समझिए विलय की बात कर रहा है। अब ये जो बेंजीन है कितना, इसको कितना बेंजीन में घोला गया 39.9 ग्राम। यानी कि यहाँ पे आपको W बेंजीन यानी A, मैं A लिख देता हूँ 39.0 ग्राम। इसका M भी दिया है, बेंजीन का द्रव्यमान में M मान रहा हूँ, आप यहाँ पे बेंजीन भी लिख सकते हैं 78 ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान को ग्राम पर मोल में लिखते हैं। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब भी दे दिया है। कितना दिया है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब? इसको आप PS लिखिए या PA लिखिए, अभी मैंने बताया 0.845 0.845 है, 0 नहीं है बार। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, यानी MB बराबर वाट। तो हमें वही P0A PA भी मिल दिया है, WA MA भी दिया है, WB भी दिया है, MB निकाला है, जो अभी मैंने आपको सूत्र एक सिखाया था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि P0A बराबर माइनस PA बटा में P0A बराबर होता है WB इंटू, यहाँ पे होता था W, यहाँ पे MA होता था, यहाँ पे होता था MB, यहाँ पे होता था WA। हम यहाँ से MB निकालना है, बाकी सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। तो आप या तो इसको आप डायरेक्ट इधर भेज के कीजिए हल, इसको इधर भेज के कीजिए, इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं मान आप डायरेक्ट रख के भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग। P0A का मान दिया है 0.850, तो मैं लिख देता हूँ 0.850 माइनस PA का मान कितना दिया है 0.845 बटे में P0A का मान रख देंगे 0.850 बराबर WB का मान दिया है कितना 0.5 ग्राम। MA का मान दिया है कितना 78 और MB का मान तो हमें निकालना है। WA का मान दिया है कितना 39, केवल 39 लिखते हैं, पॉइंट 0 से कोई लेना देना नहीं होता, पॉइंट के बाद इन 0 से कोई लेना देना नहीं होता, तो हमें हल करने में आसानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या करना होगा, इसको घटाइए, कितना आएगा 10 में से 5 गया, पॉइंट घटाना आता है आपको, तो 0.005 आ जाएगा बटे 0.85, 0 से कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर इसको हम कटाएं तो 2 बार में कट जाएगा, और इसको कटा तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी केवल 1/m बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो कटाया इसको समझिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 से कटेगा 10, 5 बार में ये 5 से 5 गया 1 आ जाएगा, कहानी खत्म। इधर इसको देखिए पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 85 आएगा। इधर इसका पॉइंट की वजह से देखिए, इसको करके दिखाता हूँ मैं, ये पॉइंट हटेगा तो इधर गुणे 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1000। ये 0 गया, 0 गया, यहाँ से यहाँ गया, इसे 5 से कटाइए, कितना बार में जाएगा 17 बार में। आइए 10 से गुणा कर दीजिए, 170 है, यानी हमको फाइनली MB बराबर मिल गया 170 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर द्रव्यमान इसी में होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम अणुसंख्यक गुणधर्म दूसरा देखेंगे, वो ध्यान